एक ऐसा विषय डिस्कस करने के लिए जिसकी इस समय आपके जानने की ज़रूरत है, या यूँ कहिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो शायद आप इस उत्सव को मनाने में शायद थोड़े फीके हो सकते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी जानकारी की जिस तिरंगे को आज घर घर फहराया जा रहा है, जिस तरह हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आपने, मैंने, सभी ने अपने घरों पर, अपने संस्थानों पर तिरंगा, हमारे प्यारे तिरंगे को लहराया है। आज जानेंगे कि इस तिरंगे की आफ्टर ऑल कहानी क्या है। आज के सेशन में हम समझेंगे किस प्रकार से तिरंगा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया, यानी देश की आज़ादी के साथ किस तरह से तिरंगे का इतिहास जुड़ा है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी साथी जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जानना शुरू करिए क्या कुछ है आज के सेशन में। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तिरंगे को आज हम अपनी आन बान शान मानते हैं, इसे देश का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने से पहले 6 बार बदला गया था। यानी कि 6 बार हमारा यह झंडा बदला गया था, या ये कहिए कि भारत की पहचान में 6 बार राष्ट्रीय ध्वज आया था। 15 अगस्त 2022 को देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस पूरे वर्ष में हम लोगों ने 15 अगस्त 2021 से लेकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सभी लोग हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, यानी अपने घरों पर हम तिरंगे को लहरा रहे हैं। साथियों, आपको जानना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में इस झंडे के अंदर कब कब क्या क्या बदलाव आए, इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आते हुए 1947, 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी से पहले कौन सी दिन या कौन सी तारीख थी जिस दिन हमने फाइनली यह स्वीकार किया कि देश की आज़ादी के बाद यही झंडा हमारा झंडा होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्लैग से। आपको मालूम होना चाहिए, भारत के अंदर जो एकता का भाव है, ये सबसे पहली बार जो देखने को मिला, यह मिला बंगाल विभाजन के समय। आपको मालूम हो साथियों, बंगाल विभाजन के अंदर जब हम लॉर्ड कर्जन को दुर्जन के रूप में याद करते हैं, जिसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, एक बंगाल जो आज बांग्लादेश है और एक बंगाल आज पश्चिम बंगाल है। साथियों, उस समय जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल के लोगों ने एक दूसरे से मजहब, धर्म, मजहब, जात पात सबसे दूर हटकर एक दूसरे का साथ प्रेम दर्शाते हुए स्वदेशी आंदोलन की जान फूंक दी। या यूं कहिए कि बंगाल विभाजन को धता बताने के लिए बंगालियों ने एक आंदोलन शुरू किया जो केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण देश के अंदर धीरे धीरे विस्तारित होने लगा। उसी क्रम में लोगों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए सबसे पहले यह झंडा आपके सामने आया, जिसमें 3 कलर थे। इन कलरों में सबसे ऊपर ग्रीन कलर था और उस ग्रीन कलर के अंदर इस प्रकार से कमल के फूल खिल रहे थे। बीच में वंदे मातरम लिखा था, बीच साथ साथ एक तारा और एक सूरज बना था, जो ये दर्शाने का प्रतीक था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ सामंजस्य में हैं। 1906 में ये पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारी आज़ादी के लड़ाई में दिखना शुरू हुआ। क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए इस झंडे को प्रस्तावित कर रहे थे, लेकिन 1906 में यह पहला झंडा दिखाई देने लगा। बंगाल विभाजन के विरोध में जो बायकॉट दिवस मनाया गया, या यूं कहिए कि हमने स्वदेशी को प्रमोट करने का जो कार्य किया, उसके अंदर यह झंडा स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फहराया गया था, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इसे 7 अगस्त 1906 के दिन पारसी बागान चौक कलकत्ता, जिसे आप ग्रीन पार्क कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहां पर फहराया गया था। इसके अंदर 3 रंग थे, हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी, जिसमें हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल थे जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। इसके अलावा सबसे नीचे वाले लाल रंग की पट्टी के अंदर चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। इस प्रकार था भारत का पहला स्वदेशी झंडा, या फिर यह कहिए कि हमारे लिए आज़ादी का प्रतीक बन रहा झंडा। ठीक है, बात आगे बढ़ने लगी। 1906 से आगे चलने लगे। झंडे में कलर 3 ही थे, लेकिन जो कलर पहले ग्रीन ऊपर की तरफ था, अब उसका स्थान केसरिया ने ले लिया था। जहां एक और कमल थे, वहां पर कुछ और चिन्ह आपको दिखाई देने लगे। जहां पर चांद और तारे थे, वहां पर सूरज और तारे आपको इस प्रकार से दिखने लगे। इसका जो आप जो इस समय झंडा देख रहे हैं, यह 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित हुआ और इसका उपयोग मैडम
भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जो कि देश से निर्वासित जीवन जी रहे थे, पेरिस के अंदर उन्होंने यह झंडा फहराया। इन्हें बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केसरिया, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां, बीच में लिखा हुआ वंदे मातरम, चांद और सूरज के साथ 8 सितारे भी बने हुए थे, ऊपर की तरफ स्टार बने हुए थे। ये भारत के जो क्रांतिकारी भारत से बाहर थे, उनके द्वारा इस झंडे को अपनाया गया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से जाना गया था। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बारे में भी जान करके बड़े उत्साहित होंगे कि भारत के क्रांतिकारी भारत की आजादी की मांग केवल भीतर ही नहीं, दुनिया भर के विभिन्न कोनों के अंदर एकत्रित होकर के कर रहे थे। फिर आता है एक और नया झंडा। साथियों, इस झंडे के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक था। असल में भारत के अंदर एक मांग चल रही थी और वो थी डोमिनियन स्टेटस की, जिसका अर्थ होता है कि हम स्वदेश स्वाधीन रूप से अपने ऊपर राज करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन ब्रिटिशर्स का होगा। इस प्रकार के कॉर्नर बने झंडे आप कौन से देश में और देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1917 के अंदर एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा जो नया झंडा फहराया गया, वो कुछ इसी प्रकार का दिखता था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपने बनाए हुए संगठन जिसका नाम होम रूल था, उसके लिए एक झंडा बनाया, जिसमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार से आप हमारे यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि हम महारानी का ही शासन मानेंगे, लेकिन हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हम अपनी व्यवस्था खुद प्रकार से करेंगे। डोमिनियन स्टेटस में अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो अंग्रेजों के पास ही रहना था, ऐसा हमने यहां पर डिमांड की थी। 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा फहराया गया था। तीसरी बार प्रस्तावित हुए इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के अंत में काले रंग के त्रिकोणनुमा आकृति थी। वहीं बाईं और कोने के अंदर यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे भी दर्शाए गए थे। आप यहां पर सप्तऋषि, यूनियन जैक, चांद और तारे और विभिन्न पट्टियां, 5 लाल और 4 ग्रीन पट्टियां, साथ में काला कॉर्नर भी देख सकते हैं। यह होम रूल के समय एनी बेसेंट और तिलक जी के समय पर अपनाया गया पट्टी थी, यानी कि झंडा था। अब सवाल होता है कि फिर तिरंगा कब से आया? जो हमारा प्यारा तिरंगा है, अब तक 3 बार में हमारा यह तिरंगा नहीं दिखा, अब तिरंगे की बारी है। साथियों, हम आज जो तिरंगा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत वर्ष 1921 से हुई। वर्ष 1921 से इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो फ्लैग आप मेरे साथ यहां देख रहे हैं, जिसमें ऊपर व्हाइट कलर, बीच में चरखा ग्रीन कलर और नीचे की तरफ रेड कलर बना हुआ है, इस प्रकार से हमारा पहला झंडा दिखाई दिया 1921 के अंदर। यह भारत का अगला झंडा यानी नेक्स्ट प्रस्तावित ध्वज था। 1921 के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया, आज भी जो हम तिरंगा यूज करते हैं उसके निर्माता पिंगली वेंकैया ही हैं, ठीक है ना। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां उपयोग की गई थी। यानी कि इस झंडे के अंदर जो आप ये 3 रंग देख रहे हैं, इन 3 रंग में हरा और लाल हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में लाया गया था। पिंगली ने 1916 के अंदर झंडों की डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवाई थी। इस प्रयास में वे बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसे प्रतीक की जरूरत मानते थे जो सभी धर्मों को आपस में जोड़ने का प्रयास करे। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का यह विचार पसंद आया। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का यह विचार पसंद आया और आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का जो संकेत देता था वो झंडा ही था और वो चरखा ही था। जब बात आगे बढ़ने लगी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी को जोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक प्रकार से आप यूं समझिए कि हमारा झंडा
लंबे समय तक केवल धर्म का ही परिचायक बना रहा। केवल धर्म का ही परिचायक में जहां हरा और लाल हिंदू मुस्लिम को समझाता था, वहां बाकी बचा हुआ जो सफेद रंग है वो और धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था, ताकि सेक्युलरिज्म की जो भावना है वो देश के अंदर रिप्रेजेंट की जा सके। यानी कि धर्मों का सामंजस्य करने के लिए ही झंडा बनाया जा रहा था। कुछ इस प्रकार के भाव दिख रहे थे। उसके बाद आता है केसरिया। केसरिया सफेद और हरा रंग, ये हमारे साथियों आता है वर्ष 1931 में। आजाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित यह झंडा 1931 में फिर से एक बार बदला गया और इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया था। कांग्रेस ने इस झंडे को अपनाया। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई। बीच की सफेद पट्टी में छोटे आकार का पूरा चरखा भी दर्शाया गया। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया, यानी कि इस बार इसे धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं माना गया। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ यह झंडा था जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जिसमें केसरिया रंग एंट्री कर चुका था और बीच में आपके ध्वज दिखाई पड़ रहा था। अब आता है हमारा आज का प्यारा तिरंगा, जिसे आप देखते हैं बीच में बने हुए एक अशोक चक्र के साथ। इसकी एंट्री कैसे हुई? साथियों, वर्ष 1947 में भारत को अपना आज वाला तिरंगा मिला, क्योंकि 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को कार्य दिया गया कि यह ध्वज तय करेगी। इस कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही। इसी के तहत 1931 में बने इस झंडे के बदले हुए रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी से पहले मैंने आपसे आज के थंबनेल में भी लिखा है 23 साल पहले हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल गया था। उसी में ये जो 22 जुलाई 1947 का ध्वज था, इसे हमने अपना लिया। यहां चरखे का स्थान लेने के लिए अशोक चक्र आ चुका था। और ये अशोक चक्र क्यों आया? क्योंकि 300 ईसा पूर्व अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया था, तो उस समय इस अशोक चक्र का उपयोग किया गया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों पर भी यह अशोक चक्र दिखाई पड़ता था। 24 तीलियों वाले इस चक्र का विधि का चक्र भी कहा जाता है। इसके अंदर 24 तीलियां बनी हुई हैं। इस ध्वज को भी पिंगली वेंकैया ने ही तैयार किया था, जिसके ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीले रंग की पट्टियां लगी। तीनों ही समान रूप में थी। इनकी लंबाई चौड़ाई 2 गुना 3 में थी, यानी कि लंबाई अगर 3 फीट तो चौड़ाई 2 फीट के आसपास रखनी थी। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से पिंगली वेंकैया, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइनर थे, उन्हीं की याद में सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का टिकट भी देखते हैं, डाक टिकट, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर भी देखते हैं। पिंगली वेंकैया को ही झंडा वेंकैया, डायमंड वेंकैया, पट्टी वेंकैया आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। इस ध्वज के अंदर जो वर्तमान में 3 कलर हैं, ये अब किसी रंग या किसी धर्म का प्रदर्शन नहीं करते, अपितु इनका अपना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इसमें जो वर्तमान में केसरिया रंग उपयोग किया गया है, यह करेज और सैक्रिफाइस, यानी कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। वहीं पर जो सफेद रंग यहां पर दिखाया गया है, वो ट्रुथ और प्योरिटी का प्रतीक है। वहीं जो इसमें ग्रीन रंग रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज फेथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। और अशोक चक्र जो बना है, यह व्हील ऑफ वर्च्यू है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आगे बढ़ते रहने को, यानी कि हमें आगे ग्रोथ करते रहना है। साथियों, आज हमारा देश मोमेंट विद तिरंगा साझा कर रहा है। फर्स्ट स्टैंप जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर तिरंगा के साथ बनाई गई थी, वो आप सबके सामने है। 1947 के अंदर भारत का पहला डाक टिकट झंडे के साथ इस प्रकार से जारी किया गया था। साथियों, अब सवाल बनता है कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर तिरंगे को बड़ी ही शान से फहरा रहे होंगे, लेकिन आप झंडा जब उतारें तो उसके बाद उसे कैसे अपने पास सुरक्षित रखें, तो उसकी कुछ विधान जान लीजिए। साथियों, आप अपने झंडे को जब साथ में लें तो उसे हॉरिजॉन्टली पकड़ें। उसके फोल्डिंग करते समय आप सेफ्रॉन और ग्रीन कलर के जो बॉन्ड हैं, उन्हें मिडिल वाइट बैंड को ऊपर रखते हुए उसे नीचे की तरफ रख लें। जो ग्रीन बैंड है, जब आपने जब पलट करके यूं रख लिया, तो ग्रीन को, यह जो आपका अशोक चक्र है, इसे ऊपर रखते हुए
एक तरफ से इधर से फोल्ड और एक तरफ से इधर फोल्ड करें, यानी कि कुल मिलाकर के अशोक चक्र पूरे टाइम ऊपर रहना चाहिए और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय अपने हाथ पर इस प्रकार से ही रखकर ले जाना होगा। यानी कि आप पूरे विधान के साथ, अपने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज का मान रखेंगे, ऐसा आपसे उम्मीद की जाती है। साथियों, तिरंगे के सम्मान में क्या क्या करना है ये तो हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान या शिक्षण संस्थान जो है वो झंडे को सम्मान के भाव से राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। फ्लैग कोड के अंदर पब्लिक और प्राइवेट संस्थान जो हैं वो भी इस झंडे को फहरा पाएंगे। आप भी अपने घरों पर इस झंडे को फहरा पाएंगे। बस ये ध्यान रखें कि इस झंडे को धार्मिक और सांप्रदायिक उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लेना है, झंडे का अपमान नहीं करना है और ना ही होने देना है। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर जमीन या फर्श पर नहीं टिकने देना है। इसे वाहनों, ट्रेनों या फिर नाव और विमानों के पीछे लगाने की मनाही है। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर और कोई दूसरा ध्वज नहीं लगाना है। फूल माला या प्रतीक चिन्ह इसके ऊपर नहीं लगाना है। मैं आपको बता दूं साथियों कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से भी गलतियां हुई हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनकी वजह से लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं याद दिला दूं कि किन किन सेलिब्रिटीज ने किस किस प्रकार से जानबूझकर या अनजाने में जो गलतियां की हैं वो मैं आपके सामने याद इसलिए दिला रहा हूं कि आपसे ऐसी गलतियां ना हो, ध्वज कोड का उल्लंघन ना हो। साथियों, जो वायलेशंस हुए हैं, मान सम्मान में जो गुस्ताखी हुई हैं, उनमें से पहला उदाहरण सानिया मिर्जा का है। सानिया मिर्जा की एक तस्वीर वायरल हुई 2008 के अंदर, जब वो इस प्रकार से एक टेबल पर बैठी हैं और उनके पैरों के सामने राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है। इसकी वजह से काफी विरोध हुआ और इनके ऊपर कार्रवाई की मांग हुई। ठीक इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो जो उनका केक था उस पर तिरंगा बना हुआ था। केक पर तिरंगा, अल्टीमेटली आप उसे काटने के काम में ले रहे हैं, यह काफी ज्यादा गलत बात माना गया और इस झंडे के कारण इनके ऊपर अपमान का आरोप लगा। ठीक इसी प्रकार से एक बार एक इवेंट में वर्ष 2011 के अंदर मंदिरा बेदी ने अपनी साड़ी के ऊपर तिरंगे को पहना हुआ था। याद रखिएगा, वस्त्रों पर तिरंगा धारण करना झंडे का अपमान कहा जाता है। शाहरुख खान वर्ष 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो वे अपने घर से खुशी के मारे बाहर निकले और अपने साथ में तिरंगे को लहराते हुए वो सड़कों पर घूम रहे थे। लेकिन जल्दबाजी में ही सही, उनसे जो झंडा पकड़ा गया वो उल्टा पकड़ में आ गया। हरा रंग ऊपर था और केसरिया रंग नीचे था। इस प्रकार से उन पर झंडे के अपमान का आरोप लगा। इसे ध्यान से आप देखें। ठीक इसी प्रकार से एक बार अक्षय कुमार जब महिला विश्व कप के फाइनल में गए थे तो महिला क्रिकेट टीम को, यानी भावनाएं दुरुस्त थी, इंडियन क्रिकेट टीम को चीयर करना था, लेकिन उन्होंने इस समय जब झंडा पकड़ा हुआ था तो यह उल्टा पकड़ा हुआ था। हरा रंग ऊपर था, केसरिया रंग नीचे था। इन सेलिब्रिटीज के साथ साथ अमिताभ बच्चन और भी मल्लिका शेरावत जैसे जो सुपरस्टार या फिल्म स्टार्स हैं, इनके ऊपर झंडे के अपमान के आरोप लग चुके हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके ऐसी चीज आप अपने साथ ना होने दें और ना ही अपनी प्रेजेंस में किसी को ऐसा करने दें। उम्मीद है आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्राप्त जानकारी बड़ी रोचक लगी होगी।